हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर के बारे में। रिलायंस पावर मैंने इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि एक बहुत ही बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आई है अनिल अंबानी के बारे में। तो सेबी ने यहाँ पे अनिल अंबानी के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई है और उनको 5 साल के लिए शेयर मार्केट से बैन कर दिया है। की वजह से काफ़ी सारे लोग परेशान हैं जिसके पास ऑलरेडी रिलायंस पावर के शेयर है या फिर हाल फिलहाल में परचेज किए थे। तो यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न बना था, बहुत ही अच्छी तरह से चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ था और अब देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट देते हुए लगातार अपर सर्किट लग रहा था। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे परेशान हैं कि अब इसमें क्या करें। तो सबसे पहली बात तो जिसने भी बाय किया होगा ऑलमोस्ट प्रॉफिट में ही होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो यहाँ पर बाय किया होगा, अदरवाइज अगर ये रेंज में बाय किया है तो आप सब प्रॉफिट में ही होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये न्यूज़ का इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप देखिए 13,800 करोड़ का है। कंपनी का बुक वैल्यू 28.9 का है और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 34.5 का। ठीक है, इसके हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी पावर कंपनी के साथ जिसमें सबसे बड़ी कंपनी है एनटीपीसी। तो एनटीपीसी का मार्केट कैप है 3,89,000 करोड़ रुपए और उसका प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 2.43 है। दूसरी कंपनी है अदानी पावर। अदानी पावर का भी प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए तो वो अपनी एसेट से 6 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रही है, मतलब ज़्यादा महंगी है और इसका भी मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ रुपीस का है। रिलायंस पावर का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है 5,945 मेगावाट। तो इसके अंदर अगर हम डिटेल में देखेंगे तो 3,960 मेगावाट का मध्य प्रदेश के अंदर रिलायंस पावर शासन करके प्लांट है और बाकी एक यूपी के अंदर रोजा प्लांट है, तो वो है। तो इसका जो मेन कैपेसिटी है वो 2 ही प्लांट्स है और बाकी सारे छोटे छोटे प्लांट है और बाकी बहुत सारे प्लांट ऐसे कि जो आईपीओ टाइम पे 2008 से लेके 10-11 तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, लेकिन बाद में वो ख़त्म हो गए। मतलब आप यहाँ पर वो देख भी सकते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो 30,000 करोड़ था वो धीरे धीरे कम होते होते अभी ओनली 1,290 करोड़ का रह गया है। मतलब कि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट थे जिसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया उसी वजह से वो बंद हो गए। तो अभी यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ओनली 1,293 करोड़ का ही है, जिसमें कुछ विंड प्रोजेक्ट भी है और कुछ सोलार प्रोजेक्ट भी है। अगर हम रिसेंट एक न्यूज़ की बात करें तो अदानी पावर ने एक एक्विजिशन किया। तो यहाँ पे अदानी पावर को अप्रूवल मिल गया लैंड को अमरकंटक पावर प्लांट को परचेस करने के लिए। कितने में? 4,100 करोड़ में। इस प्लांट का कैपेसिटी आप देखिए कितना है। इस प्लांट का कैपेसिटी 2 × 300 मतलब 600 मेगावाट का टोटल कैपेसिटी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 4,100 डिवाइड बाय 600 मतलब पर मेगावाट 6.8 करोड़ का प्राइस पे किया है। ठीक है, अगर हम रिलायंस पावर की बात करें तो इसका ओनली वन प्लांट जो है रिलायंस शासन, तो इसका जो रिलायंस शासन वाला प्लांट है वो एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे क्योंकि वहाँ पे कोल ब्लॉक है वो बहुत ही नज़दीक है और जो कोल ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट जाती है वो बहुत ही कम लगती है और बहुत ही सस्ते में कोल मिलता है। तो अगर आप देखेंगे इसका डिटेल में रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इनका जो PLF मतलब प्लांट लोड फैक्टर मतलब प्लांट कितना परसेंटेज चला पूरे साल में, तो उसका जो परसेंटेज निकला वो 93% टाइम चला है। तो इसका रीज़न वही है कि इनका जो पावर है वो सबसे पहली प्रायोरिटी में आता है क्योंकि एक तो सस्ता भी है और प्लस एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये वायबल है और जो कोल ब्लॉक है उसके बहुत ही नज़दीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। तो अगर इस प्लांट की हम बात करें तो इसका कैपेसिटी लगभग 3,900 है। ठीक है, तो पर मेगावाट अगर हम 6 रुपीज़ भी मान लेते तो भी इस प्लांट का जो प्राइस है वो 24,000 करोड़ रुपीज़ बनता है। ठीक है, तो 24,000 करोड़ रुपीज़ में अगर हम इसकी बैलेंस शीट में जाए तो कंपनी का हाल का जो कर्जा है टोटल वो ओनली 18,000 करोड़ का है। ठीक है, अगर हम मान लेते कि रिलायंस शासन का जो प्लांट है वो लोग सेल कर देते तो वहाँ से 24,000 करोड़ मिल जाएंगे तो भी कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपीज़ बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो मेन बिजनेस है वही मतलब मेन उनका प्लांट रिलायंस शासन वाला प्लांट ही है, उसके अलावा जो प्लांट है वो इतने अच्छे नहीं है। ठीक है, तो 5,000 करोड़ यहाँ से मिल गए और कंपनी का बिजनेस जो है वेनिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मार्केट कैप है 13,800 करोड़ का। और कंपनी का एक दूसरा प्लांट है रोजा प्लांट के इसका जो कैपेसिटी है वो 1,200 मेगावाट का है। तो रोसा पावर प्लांट की भी बात करें तो 1,200 मेगावाट इंटू हम 6 रुपये मान लेते तो भी इसका वैल्यू आया 7,200 करोड़। ठीक है, तो 7,200 यहाँ से प्लस 5,000 करोड़ इसका हमने पहले जो निकाला था वो, तो टोटल कितना वैल्यूएशन बना 12,200 करोड़। ठीक है,
तो यहाँ पे नेट 12,200 करोड़ तो इनका प्लांट का वैल्यूएशन है। बाकी सोलार प्लांट, विंड प्लांट, उनका मैंने कैलकुलेशन किया ही नहीं है, तो वो जो वैल्यूएशन है वो अलग है। मतलब यहाँ पे जो बुक वैल्यू है वो कोर बुक वैल्यू है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ इंटेंजिबल एसेट है जो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जो एसेट है वो कोर वैल्यू है। तो यहाँ पे ये 29 रुपीज़ का जो बुक वैल्यू है वो उससे कम नहीं है, उससे ज़्यादा ही है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी का रेडीमेड प्लांट अगर कोई परचेस करता है तो वहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये जो बुक वैल्यू है वो आफ्टर डेप्रिसिएटेड वैल्यू भी कैलकुलेट होती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू जो है हम मान सकते हैं कि इससे तो ज़्यादा ही है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर हो गया। अगर आप इन्वेस्टेड है तो आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है कि शेयर प्राइस यहाँ से 2930, तो ये जो लेवल है इससे नीचे जाना तो काफ़ी मुश्किल है मेरे हिसाब से। अगर मार्केट कंडीशन ख़राब रहता है और एक बहुत ही बड़ा मार्केट में फॉल आता है तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है। ऑलरेडी यहाँ से काफ़ी टाइम तक नीचे ट्रेड कर ही रहा था। तो जो लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे परचेस किया ही होगा और यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा खासा गेन मिल रहा है। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने ये जो कंसोलिडेशन है उसमें ही लगभग 16 रुपीज़ के आसपास बाई किया था। तो यहाँ से अभी मैं अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। अगर हम यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा है। मतलब यहाँ पे 100% कोई ना कोई ऑपरेटर जो है वो इस शेयर में एक्यूमुलेशन कर रहा है और एक्यूमुलेशन करके इसको ऊपर ले जाने वाला ही है। हो सकता है कि 46 का इसका टारगेट निकलता है। और यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दे दिया था। 4 दिन लगातार सर्किट लगा था, 5वें दिन भी सर्किट लगा, लेकिन सर्किट ओपन होके स्टॉक प्राइस नीचे आया और नेक्स्ट डे भी सर्किट लगा, फिर डाउन सर्किट लगा। तो अगर आप इसको 1 मिनट चार्ट में देख लेंगे तो पता चलेगा कि पहले अपर सर्किट लगा, उसके बाद डाउन सर्किट लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले अपर सर्किट लगा, फिर लगभग 12:30 के आसपास ये न्यूज आए और वहाँ पे अचानक से फिर डाउन सर्किट लगना चालू हो गया। और यहाँ पे आप देखिए कि जो डाउन सर्किट चल रहा था उसी डाउन सर्किट में यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आया। तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो ये वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप देखिए 32 मिलियन, मतलब कि 3 करोड़ 30 लाख शेयर किसी ने यहाँ पे एक साथ बाय किए। और यहाँ पे नेक्स्ट वॉल्यूम हम देखेंगे तो नेक्स्ट वॉल्यूम भी 14 मिलियन और 3 मिलियन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो वोलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। 3 करोड़ 30 लाख शेयर किसी ने बाय किए, तो उसमें से आधे सेल भी कर दिए, तो भी यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ शेयर किसी ने बाय किए। तो अगर 1.5 करोड़ शेयर का हम कैलकुलेशन लगाते तो लगभग 34 रुपीज़ का प्राइस है। 34 रुपीज़ इंटू 1.5 करोड़, मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 50 करोड़ रुपए का माल किसी ने यहाँ पे उठाया है। ठीक है, अब 50 करोड़ का किसी ने माल उठाया, मतलब है छोटे रिटेल पब्लिक कभी भी इस तरह की कंडीशन में, पैनिक कंडीशन में इतना बड़ा क्वांटिटी में एक साथ 1 मिनट के अंदर माल उठा नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली कोई बड़ा प्लेयर है जो जिसको पता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला है। और यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि जितना भी लिक्विड स्टॉक था उसमें से मोस्टली जो स्टॉक है वो बड़े प्लेयर के हाथ में चला गया, या फिर आप ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, ऑपरेटर के हाथ में चला गया है और यहाँ से वो ऑपरेट करना चालू कर रहा था। लेकिन उसी बीच में ये वाला नेगेटिव न्यूज़ आ गया, तो भी ये हो सकता है कि ये जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पे एक रेंज में कंसोलिडेट करे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लेवल है 29 या फिर 30 का लेवल, उसको ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे स्टॉक प्राइस जो है वो कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर आएगा और फिर यहाँ से जो ये ट्रेंड लाइन चल रही है बड़ी वाली, उसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके ये हमारा जो टारगेट आ रहा है 46 का, उसको अचीव कर सकता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ टारगेट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है और यहाँ पे किस तरह से टेक्निकल फॉर्मेशन बन रहा है वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट कंडीशन के बेस पे शेयर प्राइस नीचे भी चली जाए। ठीक है, तो मार्केट कंडीशन खराब हो तो वो हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बातें हो गई। अभी यहाँ पे जो न्यूज़ आया उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो अगर आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनिल अंबानी जो है वो 2013 से ये सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं। इवन के 2020 में इन्होंने बैंकरप्सी भी कंफर्म कर दी थी। तो ऐसी कंडीशन में भी इसका शेयर प्राइस इतना अच्छा चला है और इतना अच्छा ऊपर गया है, मतलब कि अभी ये जो अनिल अंबानी के न्यूज़ आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर होता भी है तो वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होगा, क्योंकि जब ये बैंकरप्सी का न्यूज़ आया था तब ऑब्वियसली शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा डाउन गया था। तो यहाँ पे किसी ने अगर बड़ी क्वांटिटी उठाई होगी तो
यहाँ पे शेयर मल्टीबैगर हो गया है, ठीक है। लेकिन हमें कैलकुलेटिव रिस्क ही लेना चाहिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास जितने डेटा अवेलेबल है, मैंने भी जो बैलेंस शीट अवेलेबल है या फिर कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एनुअल रिपोर्ट, और कंपनी की वेबसाइट है, ये सारी चीज़ों से एक अंदाज़ा लगा के ही चीज़ों का एनालिसिस किया होता है। हमें डिटेल में एक्चुअल में जो लोग इसको चला रहे हैं और इसके पीछे क्या इंटेंशन है उसका हम पता नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हो सकता है कि शेयर प्राइस इतना ऊपर ना भी जाए और कंपनी की कंडीशन इतनी अच्छी ना हो। तो ये सारी चीज़ एक रिस्क है। तो रिस्क के सामने हमें यहाँ पे रिवॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे न्यू एंट्री लेने के लिए तो वेट करना चाहिए। अगर किसी के पास है तो उसको ऑब्वियसली होल्ड करना चाहिए। और अगर आप सेल करने की सोच रहे कि यहाँ पे सेल कर दूँ फिर नीचे आएगा तो ले लूँगा, तो ऐसा जनरली मार्केट में होता नहीं है। और मैं भी, मेरे पास जो भी क्वांटिटी है, मेरा यहाँ पे टारगेट 46 का है, मेरा पर्सनल टारगेट, मैं वहाँ पे सेल करूँगा। मैं जनरली जीटीटी लगा के रखता हूँ। यहाँ पे और एक नेगेटिव पॉइंट है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पे प्रमोटर के पास 23% है, 12% एफआईआई के पास है, डीआई के पास 3% है, ठीक है। तो यहाँ पे 15%, तो 15% प्लस 23%, तो लगभग 40% जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड में है, और जो 60% है वो पब्लिक के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक में हम भी यहाँ पे पब्लिक में देखते हैं तो ये ओनली 2% किसी बड़े प्लेयर के पास है, बाकी 60% पब्लिक के पास है। तो यहाँ पे हम जो ऑपरेटर की बात कर रहे थे, तो वो ऑपरेटर कभी भी 1% लेके यहाँ पे दिखेगा नहीं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ट्रेंड लाइन में, और यहाँ पे डिटेल में आप एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जो बड़ी क्वांटिटी में जिसने शेयर लिए है वो शेयर होल्डर ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं एक बार पब्लिक शेयर होल्डिंग निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा जिसके पास शेयर है, मतलब 2 लाख रुपये से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, वैसे लोग 22.8% है, और 2 लाख से कम वाले 28। तो यहाँ पे 2 लाख से नीचे वाले जितने शेयर होल्डर है वो सारे रिटेल शेयर होल्डर है, और 22.86 लाख से ऊपर वाले जितने हैं उतने वो बड़े शेयर होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी काफ़ी छोटे लोग भी बड़ा इन्वेस्ट कर देते, तो ये फिर भी यहाँ पे मान लेते कि 5% लोग निकाल देते, फिर भी जो 15% जो लोग हैं वो बहुत ही बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर ही हो गए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर है ओनली 11,500 है। यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेक जो है वो बड़े प्लेयर के पास है। तो ये जो बड़े प्लेयर है वही शेयर को ऑपरेट करते हैं और वही उसको ऊपर या नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना है, लग रहा है कि वो इसी प्लेयर में से किसी ने एक्यूमुलेट करके यहाँ पे बड़े पैसे लगाए हो, और वही लोग ऊपर ले जाएंगे और फिर डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको नीचे लाएंगे। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे रिलायंस पावर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिल गई होगी, और क्या इसमें आगे जाके हो सकता है उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।